ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ कवर। कुछ ही समय में हम 2022 को अलविदा कहेंगे और 2023 का स्वागत करेंगे। बीते साल ने भारत को वैश्विक मंचों पर नई ऊंचाइयों को छूता देखा, एक महाशक्ति के तौर पर उभरता देखा। तो आइए बीते साल को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कुछ अहम और खास कूटनीतिक पहले जिसने भारत को विश्व मंच पर एक नया आयाम दिया। वर्ष की शुरुआत हुई भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के 3 दशक पूरे होने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक खास वीडियो संदेश भी जारी किया। इसके साथ ही भारत ने अपने रिश्तों को मध्य एशियाई देशों से और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो सम्मेलन था भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन। साल की शुरुआत होते ही भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को मनाया। इस अवसर को और खास बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। 30 साल पहले आज ही के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। भले ही यह अध्याय नया था, लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजरायल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए एक अहम मंच की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की। एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नेताओं ने हर 2 साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की
आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक्सेलेंसीज, द्विपक्षीय स्तर पर भारत के आप सभी सेंट्रल एशिया देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अफगानिस्तान, एक्सेलेंसीज, कजाकिस्तान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। इस वर्ष भारत ने अपने सफल इवैक्यूएशन मिशंस की फहरिस्त में एक और मिशन को जोड़ा। मिशन था ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान जटिल परिस्थितियों के बीच 23,000 भारतीयों की सकुशल स्वदेश वापसी हो पाई। तिरंगे की ताकत साफ तौर पर नजर आई। फरवरी महीने में ही जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई तो भारत ने हर बार की तरह अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मिशन था ऑपरेशन गंगा। हजारों की संख्या में भारतीय छात्रों को सही सलामत भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत हवाई किराया पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। सरकार ने यूक्रेन से सटे देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत निजी एयरलाइनों के साथ भी तालमेल किया। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को इस तरह मिशन मोड में प्राथमिकता दी कि तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बन गया। कई जगहों पर बॉर्डर पार करने के लिए छात्रों ने बसों पर तिरंगा लगाया। यह भारत की कूटनीति का कौशल ही था कि खार्किव और सुमी जैसे जटिल जगहों से भी कई छात्रों को निकाला गया और उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी हो पाई। ये कहूँगा, मेरा बेटा नहीं है, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए। सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपसे जब अटैक हुआ था 24 को तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि एक हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जटिल मानवीय मिशन के सफल होने के बाद हितधारकों का उत्साहवर्धन करना नहीं भूले। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा प्रदर्शित देशभक्ति के उत्साह, सामुदायिक सेवा की भावना और टीम भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विभिन्न सामुदायिक संगठनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा भारतीय सभ्यता के मूल्यों का उदाहरण है जो वे विदेशी धरती पर भी अपनाते हैं। ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने में आपने जो योगदान दिया है, आपने जो पुरुषार्थ किया है, जो सेवा भाव को प्रकट किया है, उसे समर्पित है। आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि यूक्रेन से करीब करीब 23,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हो, हथियार और धमाकों से घिरी हुई परिस्थिति हो, तब इतना बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इनमें विदेश विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना से लेकर निजी एयरलाइंस, ग्राउंड पर एम्बेसी के अधिकारी से लेकर आप जैसे सभी वॉलेंटियर्स, सभी ने सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली अपना योगदान दिया। रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में अपने विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल संवाद के जरिए ही हल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने तुरंत हिंसा बंद करने की अपील की और आग्रह किया कि राजनयिक वार्तालाप के साथ संवाद के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्ष मिलकर प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और हिंसा की तत्काल समाप्ति और संवाद को फिर से शुरू करने के अपने आह्वान को दोहराया तथा शांति प्रयासों में किसी भी तरह का योगदान देने की भारत की इच्छा व्यक्त की। ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7, इंडिया जापान समिट, क्वाड समिट जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने सुरक्षा, समृद्धि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आतंकवाद जैसे कई अहम मुद्दों को उठाया। यह वर्ष भारत जापान संबंधों के लिए भी अहम रहा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में मार्च 2022 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता में भाग लिया। इसके बाद मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचे। ये शिखर बैठक क्वाड राष्ट्र प्रमुखों के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अहम अवसर साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक की क्षेत्रीय संपर्कता, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाए जाने के महत्व को रेखांकित किया। इस संबंध में उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक FTA के प्रस्ताव पर शीघ्र प्रगति करना आवश्यक है। हमें अपने देश के उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए। हमारे बीच बेहतर इंटीग्रेशन, बेहतर व्यापार, बेहतर पीपल टू पीपल संबंधों का मुख्य आधार बेहतर कनेक्टिविटी है। इस पर हम जितना भी जोर दें कम है। भारत ने आयुष के क्षेत्र को भी ग्लोबल मंच दिया और आयोजित किया पहला ग्लोबल आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप दिया है। इसी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को गुजराती नाम तुलसी भाई दिया। एक प्रमुख पहल में सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी का शुभारंभ करने की घोषणा की, जो आयुष चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आना चाहते हैं। महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई, तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। मुझे आपको तुलसी भाई कह करके पुकारने में विशेष आनंद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। नेताओं ने आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों एवं वैश्विक संदर्भ के प्रमुख मुद्दों सहित बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे कई विषयों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सदस्यों के रूप में एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को चिन्हित करने में आपसी समर्थन प्रदान करना चाहिए और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2022 में जर्मनी की अध्यक्षता के तहत G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे।
शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ प्रतिभागी देशों के राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। I2U2 का पहला लीडर्स समिट वर्चुअल रूप से जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। I2U2 ग्रुपिंग की परिकल्पना अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका के लीडर्स ने इस समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों, यूक्रेन के संकट और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बात की। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और बातचीत एवं कूटनीति को अपनाने की जरूरत के अपने आह्वान को दोहराया। भारत की सॉफ्ट पावर की गूंज SCO में सुनाई दी, जब शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। वाराणसी को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने से भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यह SCO के सदस्य देशों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी खोई विरासत को भी वापस स्वदेश लाने के कई प्रयास किए हैं। मार्च महीने में भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से संबद्ध 29 कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें लौटाने के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष का आभार जताया। पीएम मोदी ने इन कलाकृतियों का निरीक्षण भी किया, जो अलग अलग समयावधि की हैं, जिसमें से कुछ तो 9वीं और 10वीं शताब्दी की हैं। इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ कई अन्य भारतीय राज्यों से अवैध तरीकों से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिसंबर में अमेरिका के दौरे पर गए। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने से जुड़े विषय पर थी। भारत ने दिसंबर 2022 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है। अपने स्पष्ट संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर विश्व के ज्यादातर देशों के द्वारा एक साथ आगे आकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग अपराधियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है। Justice is yet to be delivered to the victims of several terrorist incidents, including the 26/11 Mumbai attack. This council is well aware that terrorism is an existential threat to international peace and security. It knows no borders, nationality or race, and is a challenge that the international community must combat collectively. India faced the horrors of cross-border terrorism long before the world took serious note of it. Over the decades, we lost thousands of innocent civilian lives, but we fought terrorism resolutely, bravely, and with a zero-tolerance approach. As Prime Minister Narendra Modi has declared, we consider that even a single attack is one too many, and even a single life lost is one too many. So we will not rest till terrorism is uprooted. वैश्विक कारोबार को लेकर भारत का नजरिया बदल चुका है। भारत अब द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों पर ज्यादा जोर दे रहा है। यूएई के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाया गया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद की मंजूरी मिल गई। वहां के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। बीते एक दशक में ये पहली बार है जब भारत ने किसी विकसित देश के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस साल का सबसे अहम हाईलाइट रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाली यात्रा और उसके साथ ही भारत का G20 अध्यक्षता ग्रहण करना। तो आइए नजर डालते हैं G20 बाली समिट पर और भारत को मिली अध्यक्षता पर, और उसके साथ ही अध्यक्षता मिलने के बाद भारत में क्या बैठकें हुई और क्या चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाली पहुंचे। बाली शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर G20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बैठक की। यह दोनों राजनेताओं के बीच पहली बैठक थी। इस बैठक के दौरान आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थागत भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के थीम पर आधारित है, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों को अपनी विदेश यात्राओं का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ऐसा ही कुछ बाली यात्रा में भी नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के 800 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया तथा उनसे बातचीत की। पूरे इंडोनेशिया से लोगों की उत्साही और विविधतापूर्ण भीड़ इकट्ठी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण भी किया। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक का राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर में शुभारंभ हुआ। प्रतिनिधियों का स्वागत करने और उन्हें भारतीय आतिथ्य और प्रदर्शन कला की परंपरा से परिचय कराने के लिए विभिन्न राजस्थान की लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैठक में G20 सदस्य, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी नजर आई। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 के विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक भी संपन्न हुई। G20 की फाइनेंस ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई। समूह ने बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक और व्यापक आर्थिक नीतियों पर चर्चा की।